बहुत बहुत स्वागत। और जो दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के सेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जस्ट अ वेट दोस्तों। चलिए, तो साथियों हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे जो है बांगर क्षेत्र और जो हेडिंग है गंगा के मैदानी भाग में बांगर एवं खादर क्षेत्र का निर्माण हुआ है। तो ये किस तरीके से हुआ है, राइट? बांगर क्षेत्र क्या है, खादर क्षेत्र क्या है, इस पर हम लोगों ने डिटेल चर्चा करी है पिछली क्लास में। गुड आफ्टरनून संदीप जी। अरे कोई नहीं भाई, समझ गया था। स्वागत है शिवम जी। चलिए, तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि बांगर क्षेत्र क्या है और खादर क्षेत्र क्या है, राइट? इन दोनों के बारे में मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कशन किया था, आप लोगों के साथ में दोस्तों चर्चा किया था, राइट? तो मैंने कहा था कि जलोढ़ मिट्टी ही, मतलब यदि मैं एक शब्द में आपसे कहूं कि ये जो दोनों शब्द लिखे हैं खादर और बांगर, ये हैं क्या? तो दोस्तों ये दोनों ही जलोढ़ हैं। क्या है? दोनों दोनों के दोनों जलोढ़ हैं। ठीक है, दोनों जलोढ़ मिट्टी कहलाते हैं और जलोढ़ से ही दोनों का जन्म हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों ही क्या है, जलोढ़ कहलाते हैं, राइट? अब बहुत सारा आशीर्वाद सभी था। तो दोनों ही जलोढ़ हैं। अब एक होता है दोस्तों पुराना जलोढ़ और एक होता है सॉरी नया जलोढ़। एक क्या होगा, एक पुराना जलोढ़ कहलाता है और दूसरा कहलाता है दोस्तों नया जलोढ़। अब यहाँ बात समझने वाली होगी। पुराना जलोढ़ किसको कहेंगे? पुराना जलोढ़ कहलाएगा दोस्तों ऊपर वाला एरिया, ये बांगर क्षेत्र। जैसे मान लीजिए ये पूरा नदी का एरिया है, तो नदी का पानी, ये वाला तो मैंने धारा आपको बना रखी है, तो नदी नॉर्मल, यदि नदी का स्तर है तो पानी यहीं से प्रवाहित होगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि नदी में बाढ़ आ जाती है या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, तो नदियों का पानी दोस्तों किनारों के ऊपर जाने लगता है, राइट? तो यहाँ पर जब जाएगा, तो जब तक प्रवाहित होता रहेगा धारा में, तब तक क्या रहता है दोस्तों कि यहाँ का पानी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी भी बहती रहती है। लेकिन जैसे ही पानी कम होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मिट्टी के साथ में एक परत जम जाती है पानी की, राइट? सॉरी, मिट्टी की। तो वो जो मिट्टी की परत होती है वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। अब जब चूंकि यहाँ पर एक बार बाढ़ आई और मिट्टी की परत जम गई, दोबारा बाढ़ आई फिर मिट्टी की परत जम गई, तो ये वाला एरिया जो है ना ऊंचा होता जाएगा इस वाले एरिया की तुलना में। तो फिर जब दोबारा बाढ़ आएगी कभी, वो यहाँ तक नहीं पहुंचेगी, तो यहाँ तक पुरानी जलोढ़ ही रहेगी, नई जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर नहीं पहुंच पाती है। तो इस पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर क्षेत्र कहते हैं। और ये जो बार बार जिस एरिया बाढ़ आ जाए, बाढ़ का पानी पहुंच जाए और मिट्टी में परिवर्तन होता रहे, उसको हम खादर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो सभी दोस्त एक बार बता दीजिए कि यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया था? यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया था पिछली क्लास में? सबिता, संदीप, सभी लोग बता दीजिए। आई थिंक ये वाला क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोगों ने इसको पॉइंट करके लिखा था कि बांगर क्षेत्र क्या कहलाता है ना? तो इस मृदा को पुराना जलोढ़ कहते हैं, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा जो पुरानी हो जाती है उसे बांगर मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी उपजाऊ होती है, परंतु खादर की तुलना में यह कम उपजाऊ होती है। इस मृदा में दोस्तों चूना पत्थर, फास्फोरस की मात्रा पर्याप्त होती है तथा जो नाइट्रोजन होता है दोस्तों, ठीक है, नाइट्रोजन तथा नाइट्रोजन और पोटेशियम की दोस्तों इसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, फिर खादर क्षेत्र क्या है? तो दोस्तों खादर क्षेत्र को भी हम लोगों ने पढ़ा था कि खादर क्षेत्र जो है ना, ये इसकी तुलना में, खास करके बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ है। यानी ये नदियों द्वारा लाई गई ताजी मृदा होती है, इसलिए इसको नवीन जलोढ़ कहते हैं। ये बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है तथा इसमें चूना पत्थर, जीवाश्म, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब पर्याप्त मात्रा में दोस्तों पाए जाते हैं, है ना? ये सब क्या होगा दोस्तों, पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। इसमें फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है दोस्तों। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा नीचे वाला भाग आएगा वो कहलाएगा दक्षिण का पठारी भाग। तो दक्षिण का पठारी भाग क्या है? तो पहला ऊपर भाबर एवं तराई क्षेत्र है, बीच में गंगा का मैदानी भाग है और नीचे ये पठारी प्रदेश हम लोगों ने पढ़ा था। पठारी क्षेत्र जो है समझा था कि पठारी क्षेत्र क्या है। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को पिछली क्लास बढ़िया से समझ में आई होगी। और बढ़िया से हम लोगों ने लिखा था कि दक्षिण के पठारी भाग को बुंदेलखंड पठारी भाग के रूप में भी जाना जाता है। इस क्षेत्र को पठारी भाग में स्थित चट्टानों, मतलब इस क्षेत्र के पठारी भाग में स्थित जो चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों को दोस्तों हम क्या कहते हैं? उन चट्टानों को जो है हम नीस कहते हैं, क्योंकि इनमें नीस की प्रधानता मिलेगी। आप बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऐसी चट्टानें मिलेंगी जिनमें नीस की प्रधानता ज्यादा पाई जाती है है ना? तो यहाँ पर नीस की प्रधानता ज्यादातर आपको मिलेगी। अब
इस पठारी भाग के उत्तर में दोस्तों यमुना नदी, पश्चिम में बेतवा नदी और पूर्व में दोस्तों कैन नदी प्रवाहित होती है। इस क्षेत्र में कैन, धसान, बेतवा, टॉन्स इत्यादि इसकी जो है प्रमुख नदियां मानी जाती हैं दोस्तों, प्रवाहित होती रहती हैं। तो ये इस क्षेत्र की दोस्तों प्रमुख नदियां हैं। अच्छा, अब इसमें जब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों इस पूरे पठारी भाग को, तो इसकी एक ऊंचाई कितनी मानी जाती है? जैसे यहाँ पर दोस्तों एक बात बता दूं मैं कि यहाँ पर वर्षा कम होती है, राइट। यहाँ पर जो है ना वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है इस क्षेत्र में। तो वर्षा की मात्रा कम होने के कारण ना यहाँ पर वनस्पतियों की संख्या में भी बहुत वृद्धि नहीं है, बल्कि बहुत सीमित वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती हैं। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, सीमित वनस्पतियां पाएंगे जब पाई जाएंगी, लिखेंगे उसी के आगे जहां से आपने पिछली बार लिखा था, इस पठारी भाग में, इस पठारी भाग में वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है। इस कारण से वर्षा कम होती है, इस कारण से इस कारण से इस भाग में, इस भाग में कम या सीमित वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस भाग में कम या सीमित वनस्पतियां पाई जाती हैं, सीमित सीमित वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है। यानी वर्षा यहाँ पर कम होती है दोस्तों, तो यहाँ पर जो वनस्पतियों के प्रकार है वो बहुत सीमित होते हैं, यानी बहुत कम ही यहाँ पर वनस्पतियां पाई जाती हैं, बहुतायत मात्रा में वनस्पतियां यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब इसमें और क्या देखने को मिलेगा दोस्तों हमें, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें कि इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, सामान्य रूप से या औसतन ऊंचाई 300 मीटर है, परंतु किसी किसी स्थान पर दोस्तों इसकी मतलब कोई कोई ऐसा भी स्थान है जहां पर इसकी ऊंचाई 450 मीटर तक दर्ज की गई है ना। तो नॉर्मल एक औसतन जो ऊंचाई है वो 300 मीटर तक मानी गई है इस पठारी भाग की, ठीक है। तो लिखेंगे इस पठारी भाग की औसतन ऊंचाई, औसतन ऊंचाई 300 मीटर तक, 300 मीटर तक है, या 300 मीटर तक नहीं, सॉरी 300 मीटर है, परंतु परंतु किसी किसी स्थान पर, किसी किसी स्थान पर, किसी किसी स्थान पर इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 450 मीटर तक, मीटर तक दर्ज की गई है। 450 मीटर तक की ऊंचाई को दोस्तों यहाँ पर दर्ज किया गया है कि लगभग 450 मीटर ऊंचाई है ना, लेकिन हर जगह नहीं, कहीं कहीं। अब दोस्तों चूंकि देखिए वर्षा यहाँ पर कम होती है, वर्षा बहुत ज्यादा नहीं होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों यहाँ पर वर्षा क्यों कम नहीं होता, क्यों कम होती है, क्योंकि दोस्तों अभी जब जलवायु पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा। लिखेंगे दोस्तों, वर्षा कम होने के कारण यहाँ की जो फसलें हैं ना वो ऐसी बोई जाएंगी जिनमें ज्यादातर आप देखेंगे कि पानी की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं लगती हो, जैसे चना हो गया, है ना, ज्वार हो गया, गेहूं हो गया, है ना। और इस क्षेत्र में गेहूं के अलावा दोस्तों मूंगफली हो गया, सरसों हो गया, है ना। तो ये इस क्षेत्र की फसलें हैं जो यहाँ पर बोई जाती है, ठीक है। तो लिखेंगे इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में
क्षेत्र में गेहूं, चना, सरसों, मटर, ज्वार, मूंगफली इत्यादि प्रमुख फसलें बोई जाती हैं। इत्यादि प्रमुख फसलें बोई जाती हैं, है ना। यानी इस क्षेत्र में दोस्तों ये प्रमुख फसलें बोई जाएगी। ठीक है, तो ये इस क्षेत्र की दोस्तों प्रमुख फसलें मानी जाती हैं, है ना। इस क्षेत्र की ये दोस्तों प्रमुख फसलें हो जाएंगी। बताओ, तो क्लियर है सभी दोस्तों को यहाँ तक? यस और नो एक बार कंफर्म करके बताइए दोस्तों। यस, आई थिंक दोस्तों सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए जनेश्वर जी बहुत स्वागत। ओके ठीक, तो अब यहाँ से दोस्तों हम लोग हेडिंग डालेंगे। अगला पार्ट आएगा और ये पार्ट होगा दोस्तों क्लाइमेट का, है ना। तो अगली हेडिंग डाल दीजिएगा क्लाइमेट, है ना। क्लाइमेट मतलब उत्तर प्रदेश की जलवायु, प्रदेश की जलवायु जो है वो कैसी है ना। एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, है ना। तो अगली हेडिंग ही डाल दीजिए उत्तर प्रदेश की जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु। दोस्तों आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि हमारे प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है ना। कितने लोग जानते हैं हमारे प्रदेश की जलवायु के बारे में, कि जलवायु कैसी है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी मानी जाती है या किस प्रकार की है। देखते हैं कितने विद्यार्थी सही आंसर कर पाते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु, देखिए जलवायु है क्या, पहले तो ये जानना बहुत आवश्यक होता है। एक होता है दोस्तों मौसम, है ना। एक क्या, मौसम, आपने कई बार सुना होगा, राइट, मौसम। तो मौसम क्या है, मौसम, ठीक है। और दूसरा आपने जलवायु, है ना। एक सुना होगा जलवायु और एक मौसम। तो देखो मौसम क्या है, जलवायु क्या है। तो जैसे मान लीजिए आज अच्छा एक बार कमेंट करके बताइए, आप में से कितने विद्यार्थियों के यहाँ पर कोहरा है, क्या किसी के यहाँ पर कोहरा है। अच्छा, ये जो कोहरा बार बार फैलता है, आज कोहरा है, कल मान लीजिए खुला हुआ है, ठीक है, या किसी दिन बादल हैं, या किसी दिन दोस्तों बारिश हो रही है, तो ये जलवायु घटना कहलाएगी या दोस्तों मौसम, ये मौसम कहलाएगा। बताइए दोस्तों ये क्या, किस में आएगा। जैसे आज मान लीजिए अभी सर्दियां चल रही हैं, तो ये कोहरा कोहरा के अंतर्गत ये कोहरा बन जाता है, बादल हो जाते हैं, है ना, पानी बारिश हो जाती है, तो ये किस में आएगा, ठीक है, ये किस में आएगा। हाँ, तो मुंद्रिका आप कह रही हैं, हाँ सर। तो देखिए ये जो है ना, ये जो आपका आएगा ये मौसम में आता है, यानी वायुमंडल में प्रत्येक दिन होने वाली घटनाओं को, यानी प्रत्येक दिन घटने वाली घटनाओं को मौसम कहते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि यार अभी अभी तो मौसम एकदम साफ था। मौसम साफ होने का मतलब ये है कि अभी अभी तो धूप निकली थी, लेकिन अचानक से बादल कैसे आ गए, तो इसको मौसम कहते हैं। यानी ये जो तुरंत घटना बदल जाए, है ना। हो सकता है कि सुबह, जैसे मान लीजिए सुबह बहुत कई लोग जब सर्दी आने वाली होती है या सर्दी जाने वाली होती है, तो उस दौरान ये शब्दावलियां होती हैं कि रात में बहुत तेज सर्दी पड़ती है, दिन में बहुत तेज धूप होती है। तो ये क्या है, मौसम है। ये मौसम, कि भाई मौसम बहुत अजीब प्रकार का हो गया है। जलवायु नहीं कहेंगे कि जलवायु अजीब प्रकार की हो गई, मौसम कहेंगे कि मौसम बहुत अजीब प्रकार का हो गया है। तो ये जो छोटी छोटी घटना है कि कभी अचानक से बारिश होने लग गई, है ना, कभी अचानक से धूप निकल आए, है ना, या अचानक से कुछ और ऐसी घटनाएं देखने को मिले, तो ये सब जो है ना वो मौसम के अंतर्गत होती है। प्रत्येक दिन में घटने वाली जो घटनाएं हैं उनको मौसम कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में एक चीज और देख लीजिए,
जैसे मॉर्निंग में आप देखते हैं बढ़िया ठंडा मौसम होता है, धूप नहीं निकलती है। फिर सुबह 6 बजे के बाद देखेंगे, नॉर्मल एक एवरेज बता रहा हूँ, 10 बजे तक अच्छी से धूप निकल आती है। तो सुबह 6 बजे का मौसम कुछ और होगा, 10 बजे का कुछ और होगा, दोपहर 2 बजे का मौसम कुछ और होगा, शाम का मौसम कुछ और होगा और रात का मौसम कुछ और होगा। तो ये मौसम है दोस्तों, क्या है ये मौसम। यस, ठीक है, तो सबको क्लियर। हाँ, जौनपुर में भी है, शिवम जी कह रहे हैं, मथुरा में भी है, संदीप जी कह रहे हैं, बिल्कुल। तो बिल्कुल अभी देखिए सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो ये तो होना स्वाभाविक सी बात है ना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, ये तो होगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, मौसम, अब मैं चाहता हूँ दोस्तों, इनको एक एक पॉइंट करके आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसमें से एक पॉइंट करके लिख लीजिए। इसमें लिखिएगा, वायुमंडल में प्रत्येक दिन घटने वाली घटनाओं को मौसम कहते हैं। वायुमंडल में, वायुमंडल में प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन घटने वाली घटनाओं को, प्रत्येक दिन घटने वाली घटनाओं को, वाली घटनाओं को मौसम कहते हैं दोस्तों। क्या? मौसम, मौसम कहते हैं। ठीक है, यानी प्रत्येक दिन दोस्तों जो घटना घटती है ना, उसको मौसम कहते हैं। ठीक, वायुमंडल में प्रत्येक दिन घटने वाली घटनाओं को मौसम। अच्छा, तो फिर सर जलवायु किसको कहते हैं? यदि ये मौसम है, तो फिर जलवायु क्या है? जलवायु किसे कहेंगे दोस्तों? अब अगली हेडिंग डाल दीजिएगा, जलवायु। जलवायु किसे कहेंगे? तो देखिए, जलवायु क्या होता है कि किसी स्थान विशेष के मौसम में लंबी अवधि की औसत दशाओं को जलवायु कहा जाता है। लंबी अवधि से मतलब होता है लगभग 30 साल। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका जो क्षेत्र है, आपके इस क्षेत्र में कुछ ऐसा परिवर्तन देखिए, जैसे दैनिक जो अभी मौसम बदल रहा है, ठीक है, जो मौसम परिवर्तित हो रहा है, यदि इस प्रकार के मौसम में परिवर्तन में आपको धीरे धीरे दूसरे प्रकार का परिवर्तन, दूसरे प्रकार का परिवर्तन क्या? दूसरे प्रकार का परिवर्तन ए, कि जैसे बरसात का मौसम नॉर्मली जून से स्टार्ट होता है, सितंबर तक चलता है। अब यही मौसम क्या हो दोस्तों, बदल जाए। अब जो है बारिश मार्च से स्टार्ट हो जाए और अगस्त तक खत्म हो जाए, तो हम क्या कहेंगे? जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु बदल रही है। जैसे अभी हमारा टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, लेकिन टेम्परेचर क्या हो, धीरे धीरे बढ़ने लग जाए, और हम इसमें सापेक्ष देखेंगे 30 साल का अंतराल के, 30 साल पहले क्या हो गया, अब क्या है, तो हम ये कहेंगे कि जलवायु परिवर्तन हो गया है। यानी लंबी अवधि की दशाओं में हुए परिवर्तन को, है ना, मौसम में लंबी अवधि की दशाओं में हुए परिवर्तन को जलवायु कहा जाता है। किसी स्थान विशेष पर मौसम की लंबी अवधि की दशाओं में हुए परिवर्तन को जलवायु कहा जाता है। लगभग ये लंबी अवधि कितनी होती है? तो 30 ईयर की होती है। इसको भी नोट डाउन कर दीजिए, लिखिएगा दोस्तों, किसी स्थान विशेष के मौसम में, किसी स्थान विशेष के मौसम में, किसी स्थान विशेष के मौसम में लंबी अवधि, अब ये जो लंबी अवधि होगी ना दोस्तों, ये अप्रोक्स जाएगी आपके लगभग 30 ईयर। अवधि लगभग 30 वर्ष, लंबी अवधि लगभग 30 वर्ष की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। कि औसत दशाओं को, की औसत दशाओं को दशाओं को जलवायु कहते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जलवायु क्या है और मौसम क्या है। तो जलवायु और मौसम में आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम किसे जलवायु कहते हैं और किसे मौसम कहते हैं। ठीक है,
यानी वायुमंडल प्रत्येक दिन यदि घटना घट जाए तो वो मौसम है, और वायुमंडल में लंबी अवधि में घटनाएं घटे तो वो जो है जलवायु है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट। चलिए, तो ये समझ में आ गया दोस्तों। चलिए मैं एक बार कमेंट देख लेता हूँ आप सबके प्यारे विद्यार्थियों के। चलिए, क्लाइमेट चेंज, हाँ, जलवायु परिवर्तन, ओके। और किसी का कमेंट नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर समझेंगे कि जो हमारी पूरी पृथ्वी की जलवायु है, एक बार मैं आपको उसको समझा देता हूँ, ठीक है। पृथ्वी की जलवायु है उसको मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। उसको समझ लेते हैं कि पृथ्वी की जलवायु क्या। देखिए, एक चीज जानिएगा दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है ना, मान लीजिए कि ये हमारी धरती माता, ठीक है। अब इस पर आप सब लोग दोस्तों जानते हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ रखा है कि इसके ठीक बीचों बीच एक रेखा गुजरती है ना। शायद आप लोग जानते होंगे, इसके ठीक बीचों बीच दोस्तों एक रेखा गुजरेगी, ठीक। इसके ठीक बीचों बीच दोस्तों इस प्रकार से एक रेखा गुजरती है, राइट। अब इसके उत्तर में, इसके उत्तर में, ठीक है। चलिए थोड़ी सा और उत्तर कर देते हैं इसको। इसके उत्तर में और इसके दोस्तों दक्षिण में कितना डिग्री दक्षिण, ये कहलाएगा 23 सही 1/2, यानी 23.5 डिग्री, ठीक है। और यहां पर भी दोस्तों 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री उत्तर और शायद 23.5 डिग्री दक्षिण, इन दोनों को हम कर्क रेखा, ये वाली जो है कर्क रेखा, ये इनको दोनों को अक्षांशों को हम एक रेखाओं के नाम से जानते हैं। उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा को कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मकर रेखा। आई थिंक आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, ज्योग्राफी के विद्यार्थी आप लोग रहे हैं, है ना। फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं एक बेसिक समझ बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ठीक यहाँ ये वाला एरिया देखेंगे हम, तो ये वाला जो एरिया होगा ये 66.5 डिग्री की रेखा होती है ना। 66 सही 1/2, और ये है दोस्तों 66 सही 1/2, एक आर्कटिक वृत्त और एक उत्तरी अंटार्कटिक वृत्त। तो ये 66.5 डिग्री आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त होते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिण में। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये वाला जो एरिया होगा, मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा तक का ये पूरा एरिया, ठीक है, कर्क रेखा से पूरा ये मकर रेखा तक का, ठीक है, ये पूरा जोन क्या कहलाता है दोस्तों, इसको कहते हैं हम उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध मतलब कहने का दोस्तों कि यहां जितने भी दोस्त इस पृथ्वी के इस क्षेत्र में जितने भी देश स्थित होंगे, ये सभी उष्ण कटिबंध जलवायु वाले होंगे, है ना। उष्ण कटिबंध जलवायु वाले देश होंगे, और 23 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री तक के ये यहां से जितने देश होंगे दोस्तों, ये वाले ये कहलाएंगे शीतोष्ण, मतलब यहां पर शीत भी होगा और उष्ण मतलब गर्मी भी होगा, तो शीतोष्ण कटिबंध होंगे। और ये वाला जो एरिया होगा दोस्तों ये कहलाएगा शीत, यानी यहां पर गर्मी नहीं होगी, यहां ठंडी ठंडी होगी। आई बात समझ में। ठीक ऐसे ही जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहां पर भी आपको शीतोष्ण मिलेगा, शीतोष्ण,
और यहां पर आप देखेंगे तो ये मिलेगा दोस्तों शीत कटिबंध, ठीक है। शीत कटिबंध 66.5 से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, और यहाँ पर देखेंगे 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक शीत कटिबंध मिलता है। 23 डिग्री से लेकर के 66.5 तक आपको शीतोष्ण कटिबंध, और 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है ये उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है दोस्तों? उष्ण कटिबंध। अब यदि प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि सर एक चीज बता दीजिए कि हमारे उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु कैसी है ना, तो फिर हम क्या कहेंगे दोस्तों? हमें अब ये कैसे पता चलेगा कि भारत कहाँ स्थित है? तो भारत का आपको दोस्तों अक्षांशीय विस्तार पता होना चाहिए, है ना। भारत कितने अक्षांश पर स्थित है? तो भारत देखिए, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश का मतलब कि जो भूमध्य रेखा है दोस्तों, ये जो बीचों बीच वाली जाती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं और इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो इस 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में, 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में जो रेखा है, जितना भी एरिया है, ये उत्तरी अक्षांश कहलाता है ना, उत्तरी अक्षांश कहलाता है। तो इस उत्तरी अक्षांश के क्षेत्र में, है ना, इस उत्तरी अक्षांश के क्षेत्र में हमारा भारत स्थित है। कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, मतलब यहां एक रेखा जाती है जो भारत की सबसे बिंदु नीचे होगी, और 37 डिग्री मतलब कर्क रेखा के ऊपर तक। तो इस वाले पूरे जोन में कहीं पर हमारा भारत होगा, ना भारत ऊपर है ना नीचे, यानी उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र में हमारा भारत स्थित है। अब हम देखेंगे कि कहां है, इस पूरी लाइन में कहां पर होना चाहिए। तो फिर हम देखेंगे दोस्तों इसका देशांतरीय विस्तार। हमारे भारत का देशांतरीय विस्तार है दोस्तों 66 डिग्री, है ना, या 67 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक का। तो 66, जैसे मान लीजिए ये वाली 0 डिग्री मानी जाती है, बीचों बीच यहां से भी आएगी, तो पूरा तो ये कहलाएगा। तो पूरा हम चलेंगे 66 डिग्री से इस तरफ जाएंगे 97 डिग्री तक। तो ये इस एरिया में, मतलब यहां पर कहीं भारत स्थित होगा, इस एरिया में कहीं भारत स्थित होगा। तो भारत कहां होगा? उत्तर और पूरब में, ठीक है सर। क्योंकि उत्तर में है तो उष्ण कटिबंध वाले जोन में है, तो पूरे भारत की जलवायु कैसी मानी जाएगी? भारत की जलवायु दोस्तों उष्ण कटिबंध मानी जाएगी। और जब चूंकि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंध है, भारत पूरा का पूरा यहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश अलग से नहीं है दोस्तों। उत्तर प्रदेश पार्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत का ही पार्ट है, भारत का ही भाग है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु भी कैसी मानी जाएगी दोस्तों? उत्तर प्रदेश की जलवायु भी उष्ण कटिबंध जलवायु के तौर पर मानी जाएगी, उष्ण कटिबंध जलवायु कहलाएगी, ठीक है। तो चलिए अब पॉइंट करके लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट करके लिखिएगा जलवायु के आधार पर। देखिए, भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, चलिए ओके, आइए लिखते हैं दोस्तों। लिखेंगे यहां पर भारत, भारत पृथ्वी के, भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए, पृथ्वी में भूमध्य रेखा के, अच्छा लिखेंगे भूमध्य रेखा, पृथ्वी मत लिखिएगा, ऐसे लिखिए भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा के ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर तथा कर्क रेखा, तथा कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के जाती है, तथा कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर होकर जाती है। इस कारण से यहां पर, इस कारण से यहां पर उष्ण कटिबंध जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। इस कारण से यहां पर उष्ण कटिबंध जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। उष्ण कटिबंध
जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। उष्ण कटिबंध जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। ओके दोस्तों, क्लियर दोस्तों यहाँ तक? तो इस कारण से यहाँ पर उष्ण कटिबंध जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया होगा। अब चूंकि देखिए भारत की जलवायु भी तो भैया उष्ण कटिबंध है, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु अपने आप क्या हो जाएगी, उष्ण कटिबंध हो जाएगी, है ना। चूंकि यहाँ पर बारिश होती है, मानसून आता है, तो यहाँ पर एक और लिख सकते हैं कि उष्ण कटिबंध एवं मानसूनी प्रकार की प्रदेश की जलवायु है। तो लिखेंगे भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। इस कारण से भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। इस कारण से उत्तर प्रदेश की जलवायु भी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। ठीक है, तो ये प्रदेश की जलवायु हो जाएगी फिर इस तरीके की। ठीक है साथियों, यानी उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी होगी, इस प्रकार की हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं दोस्तों कि जब अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन के लिए, चूंकि अध्ययन स्वाभाविक हो जाए, तो हम प्रदेश की जलवायु को मुख्य रूप से, वैसे तो कई पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से हमने प्रदेश की जलवायु को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक होगा दोस्तों आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और एक होगा दोस्तों मध्यम आर्द्र उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इस तरीके से हमने ये दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। यहां से पॉइंट करके लिखेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु, लिखिएगा उत्तर प्रदेश की जलवायु को प्रदेश की जलवायु को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे आर्द्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, आर्द्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, आर्द्र और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, एक कौन सा होगा दोस्तों, आर्द्र और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों मध्यम आर्द्र और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र।
मध्यम आर्द्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये दो प्रकार से यहाँ पर दोस्तों जलवायु क्षेत्र पाए जाएंगे। ठीक है, यानी ये हमने बांट रखा है प्रदेश को मुख्य रूप से दो प्रकार की जलवायु क्षेत्र में, कि भैया यहाँ पर ये दो प्रकार की जलवायु हो सकती है। ठीक है, अब ये जो आर्द्र और उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र होगा, ये क्या है, मध्यम आर्द्र क्या है, तो देखिए आर्द्र वाला जो क्षेत्र है मतलब ज्यादा नमी जहाँ, और नमी नमी वहां रहेगी दोस्तों जहां पर बारिश ज्यादा होगी, नमी वहां रहेगी जहां पर दोस्तों बिल्कुल दलदल एरिया होगा, यानी तराई वाला क्षेत्र, भाबर और तराई क्षेत्र। तो इस प्रकार की जो जलवायु होगी आर्द्र और उष्णकटिबंधीय जलवायु, ये हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग तराई क्षेत्र में पाई जाएगी, है ना, तराई क्षेत्र में पाई जाएगी। जबकि मध्यम आर्द्र और उष्णकटिबंधीय जलवायु जो है वो गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाई जाएगी। हम नीचे वाले पार्ट में आएंगे, पठारी वाले भाग में, दक्षिण के पठारी भाग में, तो यहाँ पर भी दोस्तों कटिबंधीय जलवायु है, लेकिन यहाँ पर उपोष्ण वाला क्षेत्र जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बारिश जो है ना बहुत कम होती है। बारिश यहाँ पर क्या है, बहुत कम होती है बारिश। तो यहाँ का जो एरिया होगा ना, वो कह सकते हैं कि प्यासा है, या कई जगह दोस्तों अब तो चलो ठीक है कि नहरें बनवाई जा रही हैं, है ना, जैसे आप देखेंगे कैन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से शायद 25 दिसंबर 2024 की बात है, पिछले साल की ही बात है दोस्तों, दिसंबर 24 की। तो उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी जी खजुराहो गए थे और वहां पर उन्होंने अनावरण किया था इस चीज का, है ना, कैन बेतवा लिंक परियोजना का। तो अब तो ठीक है, दक्षिण का पठारी भाग काफी हद तक जो है सिंचित हो जाएगा। उधर महोबा में देखेंगे तो अर्जुन बांध बना हुआ है, उर्बिल बांध है, तो उनसे भी काफी अच्छी सिंचाई परियोजनाएं हैं, है ना। उधर आप देखेंगे तो बुंदेलखंड में झांसी में माता टीला बांध है ना, बेतवा नदी पर। और उसी माता टीला बांध से दोस्तों हमीरपुर के लिए, जालौन के लिए, गुरसराय तक के लिए, वहां पर गुरसराय एक क्षेत्र है वहां तक के लिए दोस्तों नहरें बनाई गई हैं। तो अब तो ठीक है, लेकिन यदि बारिश की दृष्टि से देखा जाए तो जो दक्षिण का पठारी भाग है वो कहीं ना कहीं बारिश की दृष्टि से उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। तो एक बार दोस्तों सभी लोग कमेंट करिए, मैं जानना चाहता हूँ कि सबको क्लियर हुआ है यहाँ तक। सभी लोग कमेंट करके बताइए, सबको क्लियर हुआ है यहाँ तक। एक हमारे दोस्त पूछ रहे हैं कि सर सूरज का व्यास, अच्छा सूरज का व्यास कितना होता है ना। देखिए यार, पहले हम लोग पढ़ तो रहे हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु, है ना, भूगोल, लेकिन आप पूछ रहे हैं मुझसे जो है, जी आप मुझसे पूछ रहे हैं ज्योग्राफी का और खास करके अंतरिक्ष ज्योग्राफी का, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ दोस्तों। सूरज का जो टोटल व्यास होता है ना, वो लगभग होता है दोस्तों 13,92,000 किलोमीटर का। ठीक है, इतना होता है सूरज का व्यास, है ना। और पृथ्वी का तो दोस्तों बहुत कम है, लगभग 12,742 है पृथ्वी का, 12,742 किलोमीटर लगभग पृथ्वी का है। जो कि यदि देखा जाए, तुलना करा जाए, है ना, तुलना करा जाए पृथ्वी से, तो सूरज का कितना, लगभग 105 या 109 गुना लगभग हो जाएगा। इतना जो है यहाँ पर व्यास पहुंचेगा, राइट, क्लियर। 105 या 109 गुना जो है, 109 गुना ही कर दीजिए, शायद 109, लगभग 109 गुना जो है सूरज का व्यास होगा पृथ्वी के व्यास से। ठीक है सूरज जी, क्या नाम, सूरज जी नहीं है, संदीप जी। जनवरी में तापमान, जी 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 बिल्कुल संदीप, आपने एकदम राइट कहा है कि जनवरी में जो तापमान होता है ना वो साउथ की तरफ ज्यादा होता है ना, उसका भी एक अपना रीजन है। देखिए क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ पूरा। ये जो हमारा सूरज जो है ना घूमता रहता है, देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे अर्थ, देखिए सूरज की किरणें 3 जगह ही डायरेक्ट पड़ती है, मतलब प्रत्यक्ष। एक मिडल एक देखेंगे, एक और 2 किनारे हैं।
तो है ना, सूरज कहाँ तक जा पाता है, सूरज की किरणें पृथ्वी के किनारे वो कहाँ पर पड़ेंगे जहां पर सूरज अपनी लंबवत किरणें देता है। देखिए पहला तो इसका ये मान लिया जाएगा कि ये जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये हो गई। इसके अलावा हमने देखा दोस्तों कर्क रेखा, और इसके अलावा ये मकर रेखा, ठीक है। अब समझना पूरी कहानी। सूर्यदेव मान लेते हैं दोस्तों ये है यहाँ का एरिया, ठीक है, यहाँ का एरिया। तो ये है, मान लेते हैं दोस्तों 21 मार्च की तारीख। तो 21 मार्च को ना, 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें जो होती है ना, ठीक है, सॉरी, 21 जून को, ठीक है, 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें जो होती है ना, वो कहां पर पड़ेंगी, ये पड़ती हैं दोस्तों कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून को चमकेंगी। 21 जून के बाद दोस्तों सूर्य की लंबवत किरणें, सूर्य धीरे 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 अपनी लंबवत किरणें ऐसे ऐसे इन पर डालता 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 भूमध्य रेखा पर डालेगा। कब डालेगा भूमध्य रेखा पर? 1 सितंबर को, है ना, 1 सितंबर को भूमध्य रेखा पर अपनी लंबवत, और देखिए जहां जहां सूरज अपनी लंबवत किरणें डालेगा वहां पर गर्मी, कर्क रेखा आप जानते हैं भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो सूरज इस समय 21 जून को लंबवत, यानी अपनी परछाई, जो व्यक्ति लंबवत जो व्यक्ति कर्क रेखा पर खड़ा होगा ना, उसकी परछाई उसके जस्ट पैरों के नीचे होगी। ये लंबवत किरणें कहलाती है। सूरज हमारे सर पर होता है 21 जून को, तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा। 1 सितंबर को आ जाएगा मकर रेखा, भूमध्य रेखा पर। तो अब भूमध्य रेखा पर बहुत तेज गर्मी होगी, लेकिन 1 सितंबर आते आते ना दोस्तों हमारे यहाँ पर गर्मी कम हो जाएगी, क्योंकि अब सूर्य की किरणें तिरछी हो जाएंगी, अब दूर हो जाएंगी हमारे यहाँ पर। फिर सूरज जो है 1 सितंबर के बाद ये आ जाएगा यहाँ पर। ये कौन सा दिन होगा? 22 दिसंबर का, 22 दिसंबर का, ठीक है। अब 22 दिसंबर, अब सूरज की किरणें कहाँ? 22 दिसंबर को सूरज की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमक रही हैं। तो अब गर्मी यहाँ पर है और यहाँ ठंडी। दिसंबर का महीना देखिए अभी चल रहा, संयोग से आज 22 तारीख भी है 22 तारीख भी है आज। तो आज 22 तारीख को आज जो है ना सूर्य कहाँ चमक रहा है लंबवत? मकर रेखा पर लंबवत चमक रहा था। आज मकर रेखा पर बहुत तेज गर्मी होगी, जैसे यहाँ पर गर्मी होती ना, इससे भी ज्यादा गर्मी होगी आज मकर रेखा पर। एकदम लपटें चल रही होंगी, लपट गर्मी, है ना, जैसे गर्मी एसी काम नहीं करने वाली गर्मी, बस वही चल रही होगी यहाँ पर, ठीक है। अब आज से क्या होगा, मकर रेखा से सूर्य इस तरफ उन्मुख हो जाएगा फिर से, कहां पर? भूमध्य रेखा की तरफ। और भूमध्य रेखा पर कब आएगा दोस्तों? 21 मार्च को, 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर आ जाएगा। तो 21 मार्च को फिर से भूमध्य रेखा पर गर्मी पड़ेगी, और 21 मार्च से फिर से सूरज उन्मुख होगा यहाँ पर 21 जून, यानी कर्क रेखा की तरफ। तो मतलब साल भर सूरज जो है ना बस इसी एरिया में अपनी लंबवत किरणें डालता है। इसी कारण से दोस्तों यहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ती है, ज्यादा गर्मी पड़ती है। इसी कारण से दोस्तों ये उष्णकटिबंध क्षेत्र कहलाता है। अब जो कि उसका उसका किनारा यहाँ है, तो इसके आसपास वाला एरिया में भी थोड़ी थोड़ी गर्मी आपको देखने को मिल जाएगी, ऊपर और थोड़ी सी नीचे। इसको शीतोष्ण कटिबंध कह देते हैं कि भैया ये तो शीतोष्ण कटिबंध है। और जहां सूरज की किरणें 6 महीने तक पहुंचती नहीं है वो शीत कटिबंध होते हैं, ठीक है। 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात होते हैं, तो उनको शीत कटिबंध बोल देते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, आ गया समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद है कि सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलिए दोस्तों, आज हम यहीं तक क्लास को कंप्लीट करेंगे। इसके आगे फिर आप लोगों की क्लास कल करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक। एक्चुअल में दोस्तों आज कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं है और क्लास लेने की मंशा भी नहीं थी, लेकिन लगा कि कहीं आप लोगों का नुकसान ना हो, क्योंकि बहुत सारे यूपी में एग्जाम अभी आने वाले हैं। 2026 समझ लीजिए कि नौकरियों की भरमार वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। अभी लेखपाल की आ ही गई है, अगले एसआई का पेपर होना है दरोगा का भी 14-15 मार्च को, ठीक है। फिर आपका पेपर होगा, लेखपाल की वैकेंसी आ गई है, और भी बहुत सारी वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं। टीचर्स वैकेंसी भी आने वाली है। तो हम लोग जो है समय से सिलेबस को कंप्लीट कर लें, मैं चाहता हूँ। इसीलिए दोस्तों आज मैंने जो है आपका क्लास लिया है, और शायद आपको मेरे बोलने के तरीके से लग रहा होगा कि जैसे पर डे एक एनर्जी के साथ में आता हूँ क्लास लेने के लिए, वो एनर्जी आप आज शायद आप लोगों को फील नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों चलिए फिर आज दोस्तों यहीं तक हम क्लास को करते हैं। इसके आगे आपसे कल मुलाकात करेंगे, ठीक है। और यदि दोस्तों हाँ कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।
और इसके अलावा दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, और मान लीजिए कि आपका कोई ऐसा डाउट है जो डायरेक्टली आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं तो इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9770093384। ठीक है, इस पर आप मुझसे व्हाट्सएप करके भी बात कर सकते हैं, या जो भी टीम मेंबर होंगे हमारे उनसे बात करेंगे तो वो आप बता दीजिएगा कि सर से ये क्वेश्चन है, वो पहुंचा देंगे। इसके अलावा दोस्तों आप हमारी इस रेगुलर क्लास से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर तो दोस्तों सीमित क्लासेस ही आ पाएंगे, ठीक है, और यदि आप रेगुलर क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे वैदिक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वैदिक इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपको सारा कुछ कैपिटल में लिखना है दोस्तों, कैपिटल में या स्मॉल में, जैसा आप चाहें। प्ले स्टोर पर जाइएगा, सर्च करिएगा, ठीक है, लेकिन प्ले स्टोर पर कैपिटल में ही पूरा लिखा हुआ आएगा, उसी ऐप को डाउनलोड करना है, वैदिक इंस्टीट्यूट को। ठीक है, किताब वाला चिन्ह बना होगा बकायदा, एक खुली हुई किताब और लोगो, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और उसमें एनरोल करके ये जो यूपी फाउंडेशन नाम का बैच होगा, ठीक है, इस बैच को आपको ले लेना है। यहाँ पर आपको यूपी जीके से सारा रिलेटेड कवर कराया जाएगा। ठीक, चलिए आज इतना ही दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।